हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिनोलॉजी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पिनोलॉजी जो टर्म है वो आया है लेटिन वर्ड से, पोइना, और ग्रीक वर्ड लोजिया से। ठीक है, तो लेटिन वर्ड जो पोइना है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है पनिशमेंट। ठीक है, और जो ग्रीक वर्ड है लोजिया उसका मतलब है स्टडी ऑफ। तो बेसिकली पिनोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यानी हम पिनोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? प्रिजन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ए ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी विच डील्स विद प्रिजन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। ठीक है, तो सिर्फ हम इसमें पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स की बात नहीं करते बल्कि हम बात करते हैं प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो इसलिए हम इसमें प्रिजन मैनेजमेंट है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं, एंड सेकंड थिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स की भी बात करते हैं। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या हम सिर्फ पिनोलॉजी के अंदर पनिशमेंट की ही बात कर रहे हैं या इसके अलावा हम उस प्रिजन मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो हम इसमें दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, प्रिजन मैनेजमेंट को भी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स को भी। नेक्स्ट इज जो पिनोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था? फ्रांसिस लीबर ने दिया था, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे इन द ईयर 1834 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पिनोलॉजी। अब हम यहाँ पर समझेंगे हु इज द फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ पिनोलॉजी। सीजर बेकेरिया। अब आप सोचेंगे कि ये सीजर बेकेरिया को फाउंडर ऑफ पिनोलॉजी क्यों कहा गया? बिकॉज जब आप क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी आपने पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सीजर बेकेरिया ने दिया था। ऑल्सो उन्होंने पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, है ना। तो वहां पर उन्होंने 3 बातें और बताई थी पनिशमेंट के बारे में कि पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, सर्टेन, स्विफ्ट एंड सिवियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स उन्होंने बताए और उसके अलावा पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया। तो शुरुआत वहीं से ही हुई है, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ पिनोलॉजी भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पिनोलॉजी क्या है, बेसिकली मेजर पार्ट जो है पिनोलॉजी का, इट इज ऑल अबाउट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट में क्या बोला गया कि जो पनिशमेंट है वो किसी चीज, किसी भी पर्सन को क्यों दिया जाता है? ताकि क्रिमिनल बिहेवियर जो भी वो पर्सन कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाए। अब वो रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? या तो जो भी पोटेंशियल ऑफेंडर्स हैं, है ना, पोटेंशियल ऑफेंडर्स कौन होते हैं? वो ऑफेंडर्स जो कि क्राइम कर सकते हैं, उनको हम डरा दें। ठीक है, पनिशमेंट देकर। कैसे? हम किसी पर्सन को ऐसे इस तरीके से पनिश करें तो जो पोटेंशियल ऑफेंडर है, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम क्राइम करेंगे, तो जो जिस पर्सन को हमने पनिश किया है उसकी कंडीशन को देखते हुए बाकी लोग फिर क्या है, डर जाए कि अगर हमने भी ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाय इनकैपेसिटेटिंग। ठीक है, इनकैपेसिटेटिंग मतलब कि हम उस पर्सन को वो चीज करने को अनेबल कर दें, है ना, अनेबल कर दें कि वो पर्सन वो क्राइम कर ही नहीं पाए। ठीक है, या तो हम उसको म्यूटिलेट कर दें ना, उसके हाथ पैर काट दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको देश निकाला दे सकते हैं ना, एग्जाइल कर सकते हैं ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको अनेबल बना रहे हैं ताकि वो पर्सन जो है उस क्राइम को ना करे, या फिर रिपीटेड ऑफेंडर है अगर, तो बार बार क्राइम को रिपीट ना करे, है ना। इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। और फाइनली जो एम हमारा ये हो जाएगा कि हम उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट इज मॉडर्न टाइम में पिनोलॉजी जो है उसका जो अप्रोच है वो रेट्रीब्यूटिव से शिफ्ट होकर किस में चला गया है, कम्युनिटी करेक्शंस में चला गया है। तो ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि मॉडर्न टाइम पे पिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले के टाइम पर रेट्रीब्यूशन हुआ करता था। ठीक है, मेनली जो प्री क्लासिकल स्कूल का जो पीरियड था वहां पर जो फ्रांस और इंग्लैंड का कंडीशन मैंने बताया है उस लेक्चर के अंदर, आप देखेंगे इतने हार्श, इतने बार्बरिक तरीके से वो पर्सन को पनिश करते थे, उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे, है ना, और फिर उसके बाद उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो वो सारा जो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। 0 to हीरो वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर आप देखेंगे कि वाइट और बॉट का कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, वाइट और बॉट और बॉटलेस क्राइम वाला कॉन्सेप्ट था। तो वहां पर अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हुआ करते थे कि जहां पर अगर उस पर्सन ने उनको कंपनसेशन नहीं दिया, विक्टिम को कंपनसेशन नहीं दिया, तो उस केस में जो
पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ, जो विक्टिम है, वो उस ऑफेंडर को एज अ वाइल्ड बीस्ट चेज करके मार सकता है। तो ये क्या हो गया, रेट्रीब्यूशन का ही पार्ट हो गया है ना, उसने उससे बदला ले लिया। तो लेकिन पिनोलॉजी अब जो है मॉडर्न टाइम में शिफ्ट होके किससे, रेट्रीब्यूशन से शिफ्ट होकर कम्युनिटी करेक्शन पर शिफ्ट हो गई है। अब हम मेनली फोकस करते हैं उस पर्सन को करेक्ट कैसे किया जा सके, है ना, उसको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ पनिशमेंट की। हम कैसे कहें कि ये चीज जो है ये पनिशमेंट है। तो हार्ट, बेन और फ्लू, इन तीनों ने मिलकर पनिशमेंट के 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करी। ठीक है जी, 5 एलिमेंट्स क्या क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया इट मस्ट इन्वॉल्व पेन, कि जब भी हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसमें पेन होना चाहिए, जिस भी पर्सन को हम पनिशमेंट दे रहे हैं उसको पेन फील होना चाहिए। या फिर सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बोली कि या फिर ऐसा होना चाहिए कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अनप्लेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन को मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया एज अ पनिशमेंट, अब देखो इस पर्सन को यहाँ पर पेन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बट जो एक्सपीरियंस है वो अनप्लेजेंट है ना। जैसे उसको उसकी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जा रहा है, तो ये पर्सन के लिए क्या एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है और ये भी पनिशमेंट के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि इसके अंदर पेन होना चाहिए या फिर ऐसा कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए जो कि अनप्लेजेंट हो। सेकेंड बात क्या बोली गई, इट मस्ट बी फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल्स। ये जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो किस लिए दिया होना चाहिए कि उस पर्सन ने अगर कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि लीगल कोड में पनिशेबल है, उसके अगेंस्ट है, तो ही उस पर्सन को उसके लिए पनिश कर रहे हैं, दैट इज पनिशमेंट। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एन एक्चुअल और सपोज्ड ऑफेंडर फॉर हिज ऑफेंस। जिस भी ऑफेंस के लिए इस पर्सन को पनिशमेंट दिया जा रहा है वो पर्सन एक्चुअल ऑफेंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे किसी और पर्सन के बदले में हमने पनिशमेंट दे दिया। लेकिन तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पर्सन ने ऑफेंस किया है वो एक्चुअल ऑफेंडर होना चाहिए उस एक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी इंटेंशनली एडमिनिस्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स अदर देन द ऑफेंडर। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि मान लेते हैं किसी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो अब ये पर्सन डिसाइड नहीं करेगा कि भाई मेरे को ये पनिशमेंट दो, तो कोई दूसरा पर्सन अदर देन द ऑफेंडर वो पर्सन डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी एलिमेंट है, वो क्या है कि जिस भी अथॉरिटी के अगेंस्ट इस पर्सन ने ऑफेंस किया है, जो इसके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल है, वो ही अथॉरिटी जो है इस पर्सन को पनिशमेंट इम्पोज करे। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो किसके हैं, पनिशमेंट के हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ पिनोलॉजी का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि पिनोलॉजी डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं और मेथड्स हैं उसके बारे में हम पिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ऑल्सो इट गाइड्स द स्टेट इन फ्रेमिंग पनिशमेंट फॉर वेरियस क्राइम। अलग अलग क्राइम के लिए किस तरीके का पनिशमेंट होना चाहिए ये पिनोलॉजी में हम वो भी पढ़ते हैं। आप हर तरीके के ऑफेंस के लिए हर तरीके सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन ने चोरी करी है ना, तो उसका जो पनिशमेंट होगा, उसका जो क्या कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट होगा, वो ऑब्वियसली किसी पर्सन ने अगर मर्डर किया है उससे कम होगा। तो ये पिनोलॉजी के अंदर हम इस चीज को पढ़ते हैं कि कितना किस तरीके का पनिशमेंट उसके लिए फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट इट एम्स एट मेंटेनिंग सोशल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर हम सोशल पीस को कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये भी हम पिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं कि क्रिमिनल को एक रैशनल मैनर में किस तरीके से पनिश किया जाए, वो चीज भी हम पिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब इस पॉइंट से आपका क्या मतलब है कि जैसे कि हम सारी चीजों को कंसीडर करते हैं जब भी किसी पर्सन को पनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ द ऑफेंडर हो गया, सेकेंड थिंग हम उसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये सारी चीजों को कंसीडर करके उस पर्सन को पनिश करते हैं। नाउ अप्रोचेस टू पिनोलॉजी की बात करते हैं। अलग अलग अप्रोचेस हैं पिनोलॉजी के, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, एनालिटिकल अप्रोच हो गया और एकेडमिक अप्रोच हो गया। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, इसको हम अप्लाइड पिनोलॉजी भी कहते हैं। अब इसको अप्लाइड पिनोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग पिनोलॉजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें मेन फीचर क्या है कि जो भी गवर्नमेंटल पीनल पॉलिसीज होती हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है ऑफेंडर्स का, इसी पर इसका मेन
फोकस होता है, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शंस आर कस्टडी, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, ये सारे पर हमें इसका ध्यान रखना होता है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पिनोलॉजी के अंदर हम इन चीजों पर फोकस करते हैं। ऑल्सो पिनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, पनिशमेंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पिनोलॉजी के अंदर हम उसको समझते हैं या व्यू करते हैं उस चीज को। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक पिनोलॉजी। अब इसमें क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी ऑफेंडर को ट्रीट किया जाता है उस वक्त पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, साइंटिफिक पिनोलॉजी पर्सपेक्टिव उस चीज को समझता है, ठीक है। उस हम साइंटिफिक पिनोलॉजी, उस टाइम पर हम साइंटिफिक पिनोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं, मेडिको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम साइंटिफिक पिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मेन कंसर्न क्या होता है, हम ऑफेंडर के पर्सनालिटी को चेक करते हैं, ना कि ऑफेंसेस को। यहाँ पर हमारा मेन फोकस किस पर रहता है, ऑफेंडर की पर्सनालिटी के ऊपर ना, ऑफेंडर का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर हम उसको पनिशमेंट देते हैं, एंड नॉट ऑन द ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल पिनोलॉजी जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक पिनोलॉजी, or it is based on the conception that there is always a determinable relationship between cause and effect। हमेशा ये माना जाता है, एक कंसेप्शन है कि हमेशा कोई ना कोई रीजन रहा होगा इस पर्सन के इस क्रिमिनल बिहेवियर को अपनाने का। तो कॉज और इफेक्ट में एक डिटर्मिनेबल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, जहां जो कि हम पढ़ते हैं साइंटिफिक पिनोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज एकेडमिक पिनोलॉजी। तो जो क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। यहाँ पर हम क्या करें, सिंपली चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, हम फिनोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं थ्रू टीचिंग, थ्रू रिसर्च। बस इसमें क्या है, इसका मेन रोल यही है। एकेडमिक फिनोलॉजी के अंदर हम क्या करें, डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को, लोगों को बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वट ऑफ द थिंग है ना, वट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसका वट जो चीज है उसको हम बता रहे हैं। एकेडमिक फिनोलॉजी के अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को। तो थियोरिटिकल नॉलेज जो भी हम रिसर्च के थ्रू पहुंचा रहे हैं दूसरों तक, या फिर थ्रू टीचिंग हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एकेडमिक पिनोलॉजी। और फिर ना नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल पिनोलॉजी की, जहां पर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग पिनल पॉलिसीज और मेथड्स के बारे में। हम उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसको सजेस्ट करते हैं। तो एनालिटिकल पिनोलॉजी में जो एनालिटिकल टर्म है वो एनालिसिस से आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो भी पेनल मेजर्स हैं और जो भी उसके लिए सॉल्यूशन ऑफर किए गए हैं, क्या वो रियली में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके हम एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं पेनल जस्टिस सिस्टम का। दैट कम्स अंडर एनालिटिकल पिनोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एक सेपरेट लेक्चर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, और मैं आई बटन पे भी कोशिश करूंगी इसको ऐड कर दूं, ताकि आप इसको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट को अच्छे से पढ़ लें। बट फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीस्ट सभी थ्योरीज का दे दूंगी, ताकि आपको जो है चीजों को समझने में आसानी हो। सो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के अंदर हम पहले पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें। देखो, डेटरेंस हो गया, डेटरेंस थ्योरी हो गया, प्रिवेंटिव थ्योरी हो गया, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी हो गया, रेस्टोरेटिव थ्योरी हो गया, रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गया, ये सारी क्या थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बदला लेना। अगर मैं इंग्लिश मीनिंग समझूं इस चीज का, तो रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना। और सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा कह सकते हैं एंशियंट टाइम का जो मेथड है किसी पर्सन को पनिश करने का, वो है रेट्रीब्यूशन ना, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें एंशियंट स्कूल में मिलता है। एंशियंट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, डेमोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हमें रेट्रीब्यूशन का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या कहता है कि कोई पर्सन है जिसने क्राइम किया है, और उसके साथ उसको पनिश, वो डिजर्व करता है पनिशमेंट, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। और इसी चीज को हम कहते हैं जस्ट डेजर्ट, है ना, कि उसने जैसा किया है वैसा ही उसके साथ भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेक्स टेलियोनीज की। प्रिंसिपल ऑफ लेक्स टेलियोनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेक्स टेलियोनीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करता है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने किसी पर्सन का जो बुरा किया है वैसा ही उसके साथ भी होना चाहिए, है। और रिटेलिएशन वाला जो है, रेट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम देख पाते हैं। अब ये जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा क्रूड है, बार्बरिक है ना, बहुत ही हार्श बातें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में कही गई हैं, और अब इस थ्योरी को नहीं माना जाता है। तो लिमिटेशन क्या है कि आजकल के जो पिनोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि भाई
पनिशमेंट में रेट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है एकदम रिडंडेंट है, एकदम यूजलेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटरेंट थ्योरी की हम बात करते हैं। डेटरेंट का मतलब जो डेटर वर्ड जो है उसका मतलब होता है किसी एक्ट को करने से उस पर्सन को रोकना। ये भी वन ऑफ द प्रिमिटिव मेथड है पनिशमेंट का। डेटरेंट थ्योरी का ये मानना है कि अगर पनिशमेंट दिया जाए, सिवियर पनिशमेंट दिया जाए, तो ऑफेंडर को वापस वो क्राइम करने से डर लगेगा। ऑफेंडर जो है अपने आप को रोकेगा उस क्राइम को फर्दर करने के लिए, अगर उसको सिवियर पनिशमेंट दिया जाता है तो। प्रोपोनेंट्स ऑफ डेटरेंस बिलीव that people choose to obey or violate the law after calculating the gains and consequences of their action। जो प्रोपोनेंट्स हैं डेटरेंट थ्योरी के, वो उनका मानना है कि जो लोग चूज करते हैं क्राइम को करना, वो सारी चीजों को पहले कैलकुलेट करते हैं कि भाई मेरा कितना फायदा है, अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो मेरा कितना नुकसान है, कितने चांसेस है पकड़े जाने के, कितना फायदा है। और इस तरीके की चीजों को क्या है कैलकुलेट करने के बाद कोई इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करता है कि उसे एक एक्ट करना है या नहीं करना है। तो अब ये जो डेटरेंस है, डेटरेंस थ्योरी के अंदर बातें फिर दो बताई गई, एक होता है जनरल डेटरेंस और एक होता है स्पेसिफिक डेटरेंस। तो जनरल डेटरेंस पहले हम बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक डेटरेंस क्या होता है? स्पेसिफिक डेटरेंस होता है कि जब किसी इंडिविजुअल को पनिशमेंट दिया जा रहा है कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया है तो इसको इंडिविजुअली ये पनिशमेंट दे दो, इसने जो क्राइम किया उसकी उसको पनिशमेंट मिल गया। लेकिन जो जनरल डेटरेंस होता है वो कहता है कि अगर कोई पोटेंशियल ऑफेंडर है तो जिस पर्सन ने एक्चुअली वो क्राइम किया है उसको इस तरीके से पनिश किया जाए कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए बाकी लोगों के लिए, बाकी पोटेंशियल ऑफेंडर्स के लिए, कि अगर हमने भी इस तरीके से क्राइम किया तो हमारे साथ भी इस तरीके से बुरा या इस तरीके से हमें पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक और जनरल डेटरेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सिवियरिटी, सर्टेनिटी और स्विफ्टनेस की बात, जो कि होव्स, बेकेरिया और बैंथम ने मिलकर जो ये थ्योरी ऑफ डेटरेंस के अंदर ये बातों को कहा गया। उन्होंने बोला कि तीन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होना चाहिए डेटरेंस के अंदर, सिवियरिटी, सर्टेनिटी और स्विफ्टनेस, ठीक है। तो वो सारे चीजें जो है इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग। अब क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी को भी। इसमें बोला गया कि जब भी हम एक्सेसिव हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो उसका जो पर्पस है मेन कि लोग उस क्राइम को ना करें, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कैसे? लोगों को जो है सिंपैथी होने लगेगी उस पर्सन से कि अरे भाई इसने तो इतना बुरा किया भी नहीं था जितना इसको पनिश किया जा रहा है, जिस लेवल का इसको पनिश किया जा रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते हैं उनको इस तरीके के पनिशमेंट से एकदम डर ही खत्म हो जाएगा। एंड आप सुनते हैं ना कि बिल्कुल ढीठ हो गया है, इसको तो मार मार के बच्चा बिल्कुल ढीठ हो गया है। तो सेम जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते हैं उनको ऑलरेडी इतने बार ऐसा पनिशमेंट मिल चुके हैं कि अब वो इस तरीके के पनिशमेंट से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी कहती है कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करना उस पर्टिकुलर थिंग को करने से, और इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर क्राइम ना करे कोई पर्सन सोसाइटी में, ठीक है। और इसका एम जो है, प्रिवेंटिव थ्योरी का एम क्या है कि क्राइम को प्रिवेंट करना रेदर देन एवेंजिंग, मतलब उसका बदला नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है कि पर्सन फर्दर उस क्राइम को कर ना पाए। और मेन जो आइडिया है प्रिवेंटिव थ्योरी का वो ये कहता है कि जो ऑफेंडर है उसको सोसाइटी से दूर रहना है। वो किसी भी तरीके से हम सोसाइटी से उसको दूर रख सकते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्रिमिनल को कन्फाइन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया या इनकैपेसिटेट कर दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब पर्सन जो है सोसाइटी को फर्दर कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डेथ पेनल्टी हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या एग्जाइल एग्जाइल हो गया। एग्जाइल मतलब दूसरे देश में उसको भेज देना, है ना, दूसरी जगह पर डिपोर्ट कर देना, है ना। तो दैट इज एग्जाइल। तो ये जो पनिशमेंट्स हैं ये सेम पर्पस, प्रिवेंटिव पर्पस फुलफिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने डेथ पेनल्टी दे दी किसी पर्सन को तो वापस वो सोसाइटी में आ नहीं पाएगा और वो क्राइम फर्दर कर ही नहीं पाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी हमने उस पर्सन को क्या है, प्रिजन में रोक के रखा हुआ है, तो अब वो पर्सन जो है सोसाइटी में नहीं आएगा तो क्राइम करने के चांसेस बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। देन एग्जाइल में भी हमने क्या करा, उसको देश से ही बाहर निकाल दिया, सोसाइटी को हमने क्या करा, क्रिमिनल से दूर रखा। नेक्स्ट, इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। इसमें बोला गया कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको अगर हम प्रिवेंटेटिव पनिशमेंट दे देते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, हार्डन क्रिमिनल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो हैं उनको जब हम इस तरीके से प्रिवेंटिव पनिशमेंट में रखेंगे और वो जब वो हार्डन क्रिमिनल के साथ मिक्स होंगे, मिलेंगे, एसोसिएट होंगे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको जुवेनाइल ऑफेंडर्स को अब क्या है हम हार्डन क्रिमिनल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी थ्योरी को जो है इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट वन इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। क्या कहता है, सबसे ज्यादा ह्यूमेन अप्रोच है बाकी थ्योरी से। अब इसका क्या मेन एम है कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देकर
लीगल ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करना, ठीक है। सेकंड थर्ड थिंग क्या बोला गया कि इसमें हम क्या करते हैं, क्रिमिनल को एज अ डिजीज पर्सन की तरह मानते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई है तो हम उसको मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सेम उसी तरीके से क्रिमिनल को भी जो है वो बीमारी हुई है, क्रिमिनलिटी जो है, क्रिमिनल बिहेवियर जो है एक बीमारी की तरह है, और अगर हम उसको प्रॉपरली रिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो रिफॉर्म भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑफेंडर्स को क्या करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी जब जेल से बाहर जाए तो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन जाए सोसाइटी का। ये थ्योरी ये क्लेम करती है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम एक गुड सिटीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको इनके इम्प्रिजनमेंट पीरियड के दौरान उनको अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तब। नाउ इस थ्योरी के पीछे का आइडिया ये था कि भाई कोई भी पर्सन जो है बॉर्न क्रिमिनल तो नहीं होता है ना, उनके हेरिडिटरी जीन्स में क्राइम जीन्स नहीं होते हैं, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही क्रिमिनल है, और क्रिमिनल्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि क्रिमिनल्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर करना पड़ेगा। और ये थ्योरी जो है काफी बार काफी जगह सक्सेसफुल भी मानी गई है, और काफी जूरिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। और किसी भी पर्सन को रिफॉर्म करने के जो बेस्ट तरीके बताए गए, वो बताया गया कि उसको प्रोबेशन दिया जाए, उसको पैरोल पर छोड़ा जाए। इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट है रिफॉर्मेशन के जो कि फॉलो करने के लिए कहे जाते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर। लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। पहला ये कि ये थ्योरी जो है हार्डकोर क्रिमिनल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हार्डकोर क्रिमिनल को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये भी बोला गया कि इस बेसिस पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि आपने क्राइम विक्टिम के और उसकी फैमिली के साथ जो है गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर तो विक्टिम को न्याय नहीं मिला, उसके साथ तो गलत ही हुआ। उसने यहाँ पर देखा कि भाई ऑफेंडर को तो बड़ी नरमी से पेश किया जा रहा है, उसको तो प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जा रहा है फैमिली का, लेकिन मेरे साथ जो नुकसान हुआ, मेरे साथ जो गलत हुआ, उसको तो उसका मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस बेसिस पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि पनिशमेंट और एजुकेशन जरूरी नहीं है कि सेम चीज, ये दो अलग चीजें हैं। एंड देन ये थ्योरी कहती है डेटरेंस और रेट्रीब्यूशन ये दोनों ही काम की चीजें नहीं है। जब आप किसी पर्सन को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप किसी पर्सन को एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाना चाह रहे हैं फैमिली का, तो ये डेटरेंस की थ्योरी, रेट्रीब्यूशन की थ्योरी, ये सब बेकार की थ्योरी है, ठीक है। और फिर क्रिटिक्स में ये भी बात आती है कि प्रिजन्स को जो क्या है एक ड्वेलिंग होम की तरह बना लिया, जो कहते हैं ना आश्रम, कि क्रिमिनल्स बाहर क्यों रह रहे हैं, वो जेल के अंदर ही बैठ के रहो, क्योंकि वहां पर उनको खाना और योगा, अच्छा खाना, सारी चीजें मिल ही रही हैं। तो ये एक तरीके से क्या है कि आप उस घर में क्यों रह रहे हैं, आप इस घर में रहो, सरकार के पैसे का खाओ, ठीक है। इस तरीके से एक सटायर मारा गया इस थ्योरी को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्टोरेशन की। रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन में डिफरेंस है, वो समझ लो। देखो, रेस्टोरेशन का मतलब होता है रीस्टोर करना, आपने जो चीज गलत करी है उसको वापस से ठीक करना इज रिस्टोरेशन। हर कॉन्सेप्ट में रिस्टोरेशन नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जिन चीजों में इस चीज को करा जा सकता है वो तो रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे से गलती से चावल का कनस्तर गिर गया, ठीक है। अब जो चीज खराब हो चुकी है उसको मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जितने चावल बच चुके हैं उनको तो मैं उठा के रख सकती हूँ ना, दैट इज रिस्टोरेशन। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी हमने गलती करी है उसको विक्टिम के साथ जितना बुरा किया है उसको हम वापस से ठीक करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने गलती से एक पर्सन को चोट पहुंचा दी, ठीक है। अब मैं देखो उसको रिस्टोर कैसे कर सकती हूँ उस चीज को, कि मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, उसके बिल का खर्चा दे रही हूँ, मेडिकल बिल्स का सारा खर्चा दे रही हूँ, उसके फूड का ध्यान रख रही हूँ, उसे प्रॉपरली मीट मिलने आ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं पश्चाताप करना चाह रही हूँ, मेरा वन ऑफ द वे है पश्चाताप करने का। सो रेस्टोरेशन थ्योरी जो है वो एक्सपिएशन थ्योरी भी कहलाई जाती है। टू पे फॉर द सिन कमिटेड, जो भी तुमने सिन किया है, जो भी तुमने पाप किया है, उसके लिए तुमको पे करना है। तो जो पछतावा होता है ना, उसको आप जो अपने काम के लिए जो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, तो इससे हम बोलते हैं कि उससे दिल जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, आपके मन के अंदर की सारी चीजें साफ हो जाती हैं। रेस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट यही है। ऑफेंडर टू सर्व द विक्टिम्स एंड देयर डिपेंडेंट्स टू कंपनसेट द डेप्रिवेशन। ऑफेंडर जो है यहाँ पर विक्टिम को जो भी उससे गलती हुई है उसको कंपनसेट करता है। अंडर दिस थ्योरी इट इज बिलीव्ड दैट इफ द ऑफेंडर एक्सपिएट्स और रिपेंट्स एंड रियलाइजेस ही मस्ट
हिज मिस्टेक ही मस्ट बी फॉरगिवन। इस थ्योरी के अंदर इस थ्योरी के अंदर ये बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अगर ऑफेंडर ने अपनी गलती मान ली और पछतावा है उसे, तो उसको माफ कर देना चाहिए। क्रिटिसाइज किस बेसिस पर क्या कहा गया कि अगर आप ऐसी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बात आ सकती है। ठीक है, हम कैसे मान लें कि भाई वो पर्सन को, जो ऑफेंडर है, उसको हम विक्टिम से बार बार मिला रहे हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है वो बहुत, ऑफेंडर जो है वो रिस्की बिहेवियर है उसका, और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट अगर हम करना चाह रहे हैं तो विक्टिम को नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स की। एंशियंट इंडिया में बहुत तरीके के पनिशमेंट हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या है, ब्रॉड कैटेगरीज है। इसके अंडर फर्दर जो है क्राइम, फर्दर जो है क्या कह सकते हैं, पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एडमोनिशन, या जिसे कहते हैं वार्निंग, या हिंदी में या संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, वाक दंड। ठीक है, अगर हम किसी को वार्निंग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एडमोनिशन। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। 2019 के अंदर आई गेस ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोड्स ऑफ पनिशमेंट में इनमें से कौन कौन से पनिशमेंट आते हैं। तो उसमें एक जो ऑप्शन था वो एडमोनिशन भी था, और क्योंकि थोड़ा सा वर्ड ये मुश्किल सा है तो मे बी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको अभी अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि एडमोनिशन का मतलब क्या है, वार्निंग। ठीक है, ये आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में भी ना ये एडमोनिशन टर्म पढ़ेंगे, तो ये एडमोनिशन टर्म को आप अच्छे से याद रख लीजिए कि एडमोनिशन टर्म का मतलब क्या होता है, वार्निंग देना। मान लेते किसी पर्सन ने कोई मतलब लेस सीरियस क्राइम किया है तो हम सिर्फ उसको वार्निंग देके छोड़ देते कि भाई आगे से नहीं करना ये चीज तुमको। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोड ऑफ पनिशमेंट क्या है, रेमोन्स्ट्रेंस, या जिसे कहते हैं प्रायश्चित। तो हम उसको कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए देते हैं कि जिससे हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, इस पर्सन ने अब क्या है, अपने करने का प्रायश्चित कर लिया है। थर्ड वन इज फाइन, या जिसे अर्थदंड भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन के अंदर क्या आ जाता है आपका, इम्प्रिजनमेंट, डेथ या म्यूटिलेशन, जिसे वाद दंड, मृत्यु दंड या अंग विच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, म्यूटिलेशन इज अंग विच्छेद, इम्प्रिजनमेंट इज वाद दंड, एंड डेथ इज मृत्यु दंड। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं जो पनिशमेंट्स हैं जो इनके अंडर आते हैं। जैसे फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग क्या हो गया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, जैसे फिजिकल पनिशमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, कॉमन मेथड हुआ करता था एंशियंट टाइम में, लोग जो है कोड़े मारते थे एक दूसरे को। ठीक है, दैट इज फ्लॉगिंग। तो बीटिंग समवन विद अ व्हिप या स्टिक, किसी को कोड़ों से मारना, किसी को डंडे से पीटना, दिस इज फ्लॉगिंग। अब जो है फ्लॉगिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और पिनोलॉजिस्ट को लगता है कि ये जो पनिशमेंट है बहुत ज्यादा हार्श नेचर का है और ये इफेक्टिव भी नहीं है ज्यादा, है ना। ऑल्सो हमारा मेन जो एम रहता है कि वो पर्सन जो है वापस इस तरह का कोई क्राइम नहीं करे। तो जो ये फ्लॉगिंग वाला जो पनिशमेंट अगर किसी को दिया जा रहा है तो ऐसा कुछ खास इफेक्ट जो है वो ऑफेंडर पर नहीं डालता, इसीलिए इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फ्लॉगिंग को। ठीक है जी। नेक्स्ट इज म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब होता है कि जो भी विक्टिम है उसके बॉडी पार्ट्स को चॉप कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, या फिर इंजरी पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से या तो वो बॉडी पार्ट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, डिटैच हो जाता है, या डिसफिगर हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, यानी कि फिजिकल पनिशमेंट है। यहाँ पे फिजिकल पेन दिया जाता है उस पर्सन को। तो जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्वार्टरिंग है बेसिकली, जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में हॉर्सेस को टाई कर दिया जाता है एंड इस पर्सन को टॉर्चर किया जाता है, और इस प्रोसेस में जो इसके अपर लिम्स हैं और लोअर लिम्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से डिसफिगरमेंट हो सकता है, कभी डिटैचमेंट भी हो जाता है, और परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है जनरली, ये जो म्यूटिलेशन का जो प्रैक्टिस है वो इंग्लैंड में, डेनमार्क में और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर देखा जा सकता है। और अगर आपने प्री क्लासिकल स्कूल को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपने क्वार्टरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और वहां पर भी ये चीजें बहुत फेमस है। म्यूटिलेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर भी बहुत चलन में था। अब ये जो म्यूटिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, डेटरेंस इफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा लोगों को डराने वाला इफेक्ट है, और इसकी वजह से जो है पर्सन जो फ्यूचर क्राइम नहीं कर सकता। जैसे कि अलग अलग तरीके के जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको अलग अलग तरीके का म्यूटिलेशन दिया जाता था। जैसे कि जो थीव्स और रॉबर्स हुआ करते थे, जो चोरी करते थे ना, तो उनका है कि उनके हाथों को काट दिया जाता था ना, एम्प्यूटेशन मतलब उनके हाथों को काट दिया जाता था। जो स्पाइस थे, जो जासूस हुआ करते थे, उनको अंधा कर दिया जाता था। जो रेपिस्ट थे उनको कैटरेस्ट, कास्ट्रेटेड कर दिया जाता है ना। और जो ब्लास्फेमर्स हैं, ब्लास्फेमर्स कौन होते हैं, जो गॉड के अगेंस्ट कोई
गलत बात बोलते हैं, ठीक है, उनके टंग्स को रिप्स ऑफ कर दिया जाता था ना, फाड़ दिया जाता था, काट दिया जाता था। और जो पिक पॉकेटर्स होते हैं, जो चोर होते थे, उनकी उंगलियों को तोड़ दिया जाता था। ये सारे ही म्यूटिलेशन का पार्ट है, टाइप्स है। हाँ, नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग वर्ड में क्या, हम किसी जब ब्रांड को बताते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं, उसका मार्क होता है कुछ। सेम यहाँ पर ब्रांडिंग का मतलब मार्क ही है। यहाँ पे जो मार्क क्या होगा, यूजुअली एक सिंबल होगा या ऑर्नामेंटल पैटर्न होगा, जो कि एक लोहे के या फिर कह सकते हैं किसी मेटल के ऊपर ड्रॉन होगा कोई सिंबल या ऑर्नामेंट, और उसको गर्म किया जाता है और उसको फिर जो ऑफेंडर है उसके बॉडी पर कहीं भी उससे निशान बना दिया जाता था, जो कि एक परमानेंटली स्कार छोड़ देता है। ठीक है, अब किसी मेटल की चीज को गर्म करके आप उसको किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर लगाओगे तो जो स्कार बनता है वो परमानेंट स्कार छोड़ देता है। ठीक है, और ये जो स्कार है वो ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर नॉर्मली इसको नोटिस किया जा सके। तो ये ब्रांडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि सामने वाले पर्सन को शर्म दिलाया जा सके, कि आते जाते लोग उसको देख रहे हैं कि अच्छा इसके हाथ पर टी बना हुआ है, इसका मतलब ये चोर है। इजीली लोग इस चीज को नोटिस करते हैं और सामने वाला जो ऑफेंडर है उसको शर्म में डालने के लिए ये ब्रांडिंग करी जाती है। ठीक है, और ये जो ब्रांडिंग है ये कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं उन पर ब्रांडिंग करी जाती है। इंडिया में ब्रांडिंग जो होती थी वो मुगल टाइम पर होती थी, है ना। आपने अगर एक सीरियल देखा होगा, एम्परर ऑफ द सी, जो नेशनल डीडी नेशनल पर आता था बहुत पहले, उसमें भी ये ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरे राजा का कोई सेनापति या फिर उनके ही कोई खास आदमी जो है दूसरे राजा के जो है उसको गिरफ्तार कर लेता है, तो उसको ये बताने के लिए कि अब ये पर्सन जो हम इसको बिलोंग करते हैं, तो उसको क्या कर दिया, ब्रांड कर दिया जाता था, है ना। इस राजा की अपना एक सिंबल होता था, वो उसको गरम करके उसके माथे पर लगा देता। ना ब्रांडिंग आयरन्स जो है उनको स्टोव में डाल के गरम किया जाता है, और उसके बाद जनरली ये जो ब्रांडिंग आयरन्स हैं इनमें लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स की शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी हो गया, है ना, इस तरीके से, या फिर बी हो गया, इस तरीके से क्या है, आयरन के कास्ट होते हैं, आयरन के जो ये लेटर्स होते हैं उसको गर्म किया जाता है, एंड द लेटर दैट द पर्सन वाज ब्रांडेड विद वुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्राइम। और जनरली जिस पर्सन को जिस लेटर से ब्रांड किया जाता है वो उसने जो क्राइम किया होता है उसी का ही फर्स्ट लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने रॉबरी करी है, बर्गलरी करा है, तो उसके हाथ के ऊपर टी बना दिया जाएगा, है ना, इस तरीके से। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। नाउ पीपल कुड बी ब्रांडेड ऑन हैंड्स। ठीक है, लोगों के कहाँ कहाँ ब्रांड किया जाता था, चीक्स पर, हैंड्स पर, शोल्डर पर, फोरहेड्स पर। ये वो जगह है जो नोटिसेबल है, जो जहां पर लोगों की नजर इजीली पड़ जाती है, तो ऐसी जगहों पर जो है इनको ब्रांड किया जाता था। फीमेल्स को ब्रांड जो है बहुत कम किया जाता था, लेकिन उनको शर्म देने के लिए क्या किया जाता था, उनको मार्क्ड क्लॉथ्स पहनाए जाते थे, जिन कपड़ों पर ये लेटर्स जो है प्रिंटेड होंगे, उनको वो कपड़े पहना के घुमाया जाता था। नाउ अमेरिकन पीनल सिस्टम में जो बर्गलर्स हुआ करते थे उनको टी लेटर से उनके हाथ पर ब्रांडिंग करी जाती थी। जो रिपीटेड ऑफेंडर हुआ करते थे उनके फोरहेड पर आर मार्क कर दिया जाता था, और जो ब्लास्फेमी करते थे, है ना, जो गॉड के अगेंस्ट कुछ बोलते थे, उनके फोरहेड पर बी मार्क कर दिया जाता, बी ब्रांड लेटर जो है मार्क कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, इस पर्सन के हाथ पर टी को जैसे मार्क कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज स्टोनिंग। यहाँ पर क्या है कि स्टोनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, अभी भी इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है, उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं पब्लिक द्वारा, और जो पर्सन है उसको ब्लंट ट्रॉमा होगा और उसके बाद वो पर्सन जो है मर जाएगा। तो ये क्या है, कैपिटल पनिशमेंट की कैटेगरी में आ गया, है ना। अभी हमने जो म्यूटिलेशन पढ़ा और जो हमने फ्लॉगिंग पढ़ा वो सब क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की कैटेगरी में आया। अब ये स्टोनिंग क्या है, कैपिटल पनिशमेंट की कैटेगरी में आ गया। इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादातर होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, गिल्टी पर्सन को एक स्मॉल ट्रेंच में बिठा दिया जाता है या आधा घुटनों के बल खड़ा कर दिया जाता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, है ना। तो आधा गड्ढा होता है, उसके अंदर कमर तक उस बंदे को उस गड्ढे के अंदर बिठा दिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है, और वहां पर चारों तरफ लोग उसको घेर लेते हैं और उसके बाद उसको पत्थर मारते हैं जब तक वो पर्सन मर नहीं जाता। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से वो पर्सन जो है मर जाता है। अब नाउ दिस इज वेरी बार्बरिक इन नेचर, और जनरली जो लोग सेक्स क्राइम करते हैं उसमें गिल्टी पाए जाते हैं उनको ये स्टोनिंग वाला पनिशमेंट दिया जाता है। सेक्स क्राइम जो पर्टिकुलरली क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो गए एज वेल एज
अंडर कंट्रोल इन दिस कंट्रीज, है ना। ओके, जो इन कंट्रीज में जो सेक्स क्राइम है इसी बार्बरिक नेचर की वजह से जो है कंट्रोल में माने जाते हैं, कि भाई इस तरीके से बहुत ही डिटरेंट इफेक्ट दिया है इस स्टोनिंग, इस तरीके पब्लिक ह्यूमिलेशन, स्टोनिंग, इस तरीके की वजह से ही जो इन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में जो सेक्स क्राइम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पिलौरी। पिलौरी भी क्रूएल और बार्बरिक नेचर का है। यहाँ पर भी जो क्रिमिनल है उसको पब्लिक में खड़ा कर दिया जाता है, उसके हैंड्स और हेड को जो है आयरन फ्रेम में लॉक कर दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी मूव ना करे, एंड उसके बाद कुछ भी करा जा सकता है, उसको विप किया जा सकता है ना, कोड़े मारा जा सकता है, उसको ब्रांड किया जा सकता है, और या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं। उसके बाद स्टोन मतलब पत्थर भी मारे जा सकते हैं अगर सीरियस नेचर का क्राइम है तो बेसिकली पिलौरी के अंदर क्या होता है, उसको आप नेक्स्ट फोटो देखिए, आप इस तरीके से उसको उसके हेड को और उसके हाथ को जो बांध दिया गया है ताकि ये मूव ना कर पाए, और इसको अब क्या ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, इसको विपिंग भी कर सकते हैं, स्टोनिंग भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। इसमें भी पब्लिक ह्यूमिलेशन है। नेक्स्ट वन इज फाइन। तो जो ऑफेंसेस ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं वहां पर फाइन एज अ पनिशमेंट दिया जाता है, कॉमन मोड है पनिशमेंट का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूजीसी नेट में, इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल था। इसमें सवाल ये पूछा गया था इनमें से कौन सा जो पनिशमेंट है, मोड ऑफ पनिशमेंट है, वो बहुत ज्यादा कॉमनली इंडिया में दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस में क्या था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, ये ऑप्शंस थे आपके पास और आपको उसमें से चूज करना था। सो फाइन जो है कॉमन मोड है पनिशमेंट का इंडिया के अंदर, और जनरली कहाँ पर, किस केसेस में दिया जाता है, जहां पर सीरियस नेचर का क्राइम नहीं होता है तब। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्पोजिशन मेथड है, ऑल्सो ऑल्टरनेटिव है इम्प्रिजनमेंट का, एंड या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ भी कभी कभी फाइन को दे दिया जाता है, मतलब पर्सन को इम्प्रिजनमेंट भी करना होगा और एज अ फाइन भी देना होगा। एक्चुअल अमाउंट कितना होगा फाइन का वो डिपेंड करता है, जो भी सेंटेंसिंग कोर्ट होगी, जो भी कोर्ट इस केस को देख रही है वो डिसाइड करेगी कि ऑफेंडर का कैपेबिलिटी कितना है, उसने किस एक्सटेंट तक विक्टिम को नुकसान पहुंचाया है। तो उन सबको कंसिडर करते हुए जो सेंटेंसिंग कोर्ट है उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि वो कितना अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज करेगी ऑफेंडर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रासिज्म। ऑस्ट्रासिज्म देखो बहुत ही गांव देहातों में आपने देखा होगा, जिसे कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, है ना। लास्ट लाइन मैंने लिखी है ना, हुक्का पानी बंद करना, तो दैट इज हुक्का पानी बंद करना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि पंचों की बात नहीं मानते हैं अगर कोई पर्सन, तो उसको क्या करते हैं, फिर पंच जो है पूरे विलेज में ये कह देता है कि आज से अगर कोई पर्सन इस पर्सन से बात करेगा तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, है ना, और इस पर्सन को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी से अगर उस पर्सन को बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज ऑस्ट्रासिज्म, है ना। उसमें हम क्या करते हैं कि या तो उस पर्सन को नोटिस नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसके किसी फैमिली फंक्शन में उसके अटेंड नहीं करते हैं, और आज भी इंडिया में ये ऑस्ट्रासिज्म करा जाता है। जनरली रूरल एरियाज में इस चीज को फॉलो किया जाता है, ऑस्ट्रासिज्म को। ये हुक्का पानी बंद करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी आपको बड़े बुजुर्ग जो गांव एरिया में रहते हैं वहां पर ये ऑस्ट्रासिज्म का कॉन्सेप्ट अभी भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये ऑस्ट्रासिज्म जो है, इसके फोटो आप देखें, है ना, यहाँ पर दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे वाले पर्सन को एकदम से उन्होंने इग्नोर कर दिया, है ना। तो ऑस्ट्रासिज्म इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस पिक्चर के थ्रू दिखाया है। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू ऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं रिसेंट अपडेट्स देती रहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।